जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर पीवाईक्यू सीरीज के अगले लेक्चर में। हम ऑलरेडी इतिहास के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं, भूगोल यानी जियोग्राफी के भी सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के पीवाईक्यू। अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारे पीवाईक्यूज हिस्ट्री के और जियोग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। आप दोनों कंप्लीट करिए, उसके बाद पॉलिटी पे आकर पॉलिटी का पीवाईक्यू कंप्लीट करिए। हम सिर्फ पीवाईक्यू करते नहीं हैं, ठीक, उसके एनालिसिस के साथ साथ हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट पहले से आ चुके हैं उस स्टेटमेंट से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। हर साल आप देख रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भविष्य में, वह क्वेश्चन भी हम लोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि देखो यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये भी बता देता हूँ कहाँ पर कथन कात्रण के क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट करिए, आपकी चीज़ बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आप उसका लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज ये पॉलिटी का पहला वीडियो है, बाकी हिस्ट्री जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले टॉपिक पर, जिसका नाम है उद्देशिका प्रेम्बल। हर साल क्वेश्चन एक आध आ ही जाता है। तो पहला क्वेश्चन 2024 का आपके स्क्रीन पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णमाचारी या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा, वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो महत्वपूर्ण होता है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, जो आपके जीवन में भविष्य में काम आएगा यूपीएससी की जर्नी में। प्रथम बैठक कब हुई थी ये पूछ लिया जाता है। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इसका बहिष्कार किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। परिणाम स्वरूप केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। फ्रांसीसी परंपरा के पालन करते हुए सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक, इसके बाद संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि दो व्यक्ति उपाध्यक्ष भी थे, जिनको याद लोग नहीं रखते हैं, और हमें लगता है कि ये कभी ना कभी क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा कि उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम है एच.सी. मुखर्जी, और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष आप भी नहीं याद करते होंगे, आपको भी नहीं याद होगा, तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लें या 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो अपने आप हो जाएगा। 2023 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। तो यहाँ डेट पूछ ली गई है, यानी अभी मैंने ऊपर आपसे कहा डेट याद कर लीजिएगा। कौन सी वाली? ये 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर यहाँ पूछ ली गई। आगे आप देखेंगे आगे भी डेट पूछी गई है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 जो है वह 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है। तो इसका आंसर होगा सी, 1 सही है लेकिन 2 गलत है। यानी जो आप देखेंगे पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्या 26 नवंबर 1949 नहीं था क्या? देखते हैं व्याख्या में। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया।
जो आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू, ठीक है। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया, जिससे भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार किया गया। तो कौन सी डेट थी ये? 29 अगस्त 1947, ना कि 26 नवंबर 1949। तो आप समझ रहे, फैक्ट लोग कहते हैं यूपीएससी नहीं पूछता। आज के समय में यूपीएससी सब कुछ पूछता है। आप ये नहीं कह सकते कि फैक्ट नहीं पूछता, कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछता, ये नहीं पूछता। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्षता सौंपी थी प्रारूप समिति की, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत की। तीसरी डेट 13 दिसंबर 1946 भी महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो वह 1946 में 13 दिसंबर की डेट थी। ये भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करना, इसके संचालन हेतु एक संविधान का निर्माण करना था। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा के कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की। और कब ये स्वीकार किया गया प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को अपनाया गया। तो आप दो डेट याद रखिएगा, एक 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्ताव को अपना लिया कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 डेट इम्पोर्टेंट हो गई हैं। आप इनको क्रोनोलॉजी में भी सजा कर रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है। 2021 में चलते हैं। फिर देखो डेट आ गई कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आपको प्रस्तावना पूरी याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। तो वहाँ जब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो वह 2 शब्द हैं जो बात को जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और अखंडता जो लास्ट में आता है थोड़ा सा। तो बीच स्टार्टिंग में कौन से 2 शब्द आते हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 1950 को तो था नहीं। कब था? ये 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। तो लोकता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ आपको पंथ निरपेक्ष दिख रहा है, गलत हो जाएगा। समाजवादी दिख रहा है, गलत हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने क्या लिखा था उसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आज क्या है? अगर वर्तमान स्थिति पूछी जाए तो क्या होगा? वर्तमान स्थिति नाउ तो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है आज, ठीक है। आंसर भी देख लेते हैं, तो बी आंसर सही है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। तब के अनुसार भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। 1976 में क्या किया गया? 42वें संविधान संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है आज तक, 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। इस पर इस समय विचार विमर्श भी चल रहा है। कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वह मूल संविधान में नहीं थे। तो इसे देख लेते हैं। तो इस पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि चर्चा में है तो यूपीएससी और सभी आयोग के दिमाग में भी रहेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि 1976 में ये जोड़े गए, और वो भी तब जोड़े गए जब आपातकाल लगा था। क्या आपातकाल में संविधान में कुछ शब्दों को जोड़ना या हटाना कितना उचित है? तो इस बात पर इस समय विचार विमर्श चल रहा है। हर व्यक्ति के अपने अलग विचार होंगे, ठीक है। हर व्यक्ति के अपने अलग विचार होंगे, लेकिन विचार हो रहा है इसका आपको पता होना चाहिए। तो आपको भी स्थिति पता होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपके भी विचार मायने रखते हैं, क्योंकि आपको भी यूपीएससी में सोचना ही पड़ता है। आपको भी अपने विचारों को रखना पड़ता है कि पक्ष में क्या है और विपक्ष क्या है, दोनों को पता करके आपको अपना निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी अपने विचारों को कहीं ना कहीं सोचते रहा करें कि आपका स्टैंड क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि बात को जोड़े गए, मूल संविधान में जो संविधान सभा ने बनाया था उसमें नहीं था तो हटा देने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान
में है तो हटाए नहीं जा सकते। तो अपने अपने विचार विमर्श है। ठीक है, आगे चलते हैं 2022 में। भारत के संविधान की उद्देशिका, अब जैसे यही क्वेश्चन था, अब मैंने इसको करंट से भी आपको जोड़ दिया कि देखो करंट में चर्चा में है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप शायद पढ़ते, आप नए हैं, मैं इतने वर्षों से तैयारी में रहा हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ पे क्या है। आप यूपीएससी के पीवाईक्यू कम से कम 5 बार तो करके ही जाएं जब आप एग्ज़ाम देने जाएं। मैंने अभी तक 25 बार कर रखे होंगे क्योंकि हम इतने वर्षों से तैयारी में हैं। चलिए, भारत के संविधान के उद्देश्य का क्या है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, या संविधान का भाग नहीं है कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है, या संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि कोई अन्य भाग, या संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। तो संविधान का हिस्सा तो है, तो ये वाला तो गलत हो गया कि संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग है। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यहाँ पर लिखा है विधिक प्रभाव रखती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना को कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये डी वाला आंसर सबसे सटीक होगा। हो सकता है आप आंसर दे रहे हो तो आपके लग रहा हो कि ये 2-3 आंसर सही लग रहा है, लेकिन आपको वहाँ पर सबसे सटीक आंसर, सबसे बेस्ट आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे हम ऊपर वाले में देखें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी सही था, ये ए नंबर, ये भी तो था उस समय, लेकिन उससे भी बेहतर क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सबसे सटीक ये था। तो हमें सबसे सटीक आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि संविधान का भाग है किंतु विधिक प्रभाव नहीं रखता, लेकिन उससे ज़्यादा सही क्या है, डी, कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो केशवानंद भारती मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं एक सेगमेंट लाने वाला हूँ जिसमें 10 मिनट में एक टॉपिक को उठाऊंगा, जो आप कमेंट किया करेंगे कि सर इसको समझा दीजिए, ये समझ में नहीं आया, तो उसको उठा के और समझा के आपको नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो भी बनवाने का प्रयास करने की कोशिश करूंगा। 2017 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो विचारों की स्वतंत्रता कहा गया है क्या, आर्थिक स्वतंत्रता है क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या, विश्वास की स्वतंत्रता है क्या। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता के अलावा बाकी सब स्वतंत्रताएं हैं। आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है, आर्थिक न्याय की चर्चा है। कौन कौन से न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, इन तीनों न्याय की चर्चा है, ना कि कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उद्देशिका में या प्रियम्बल में या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, 3 प्रकार के, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो विचार स्वतंत्रता है वह क्या आगे किसी संविधान के भाग में है। तो स्वतंत्रता आप देखेंगे आर्टिकल 19 में मूल अधिकार में स्वतंत्रता की बात की गई है, वहाँ भी विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार में हम कह सकते हैं आगे स्वतंत्रता की बात की गई है, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। ऐसे ही अगर न्याय की बात करें तो न्याय की बात डीपीएसपी में आगे की गई है। ठीक है, ऐसे बंधुता की बात करें, भाईचारा की, तो हमें आगे मूल कर्तव्य में भाईचारा, बंधुता की बात की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन बन चुका है कि क्या प्रस्तावना में जो बातें दी गई हैं वो आगे किस किस भाग में और विस्तारित करके दी गई हैं। स्वतंत्रता मूल अधिकार में है, न्याय आपका डीपीएसपी में है, नीति निर्देशक तत्वों में, और बंधुता, भाईचारा की भावना की बात आगे विस्तार से मूल कर्तव्य में की गई है। चलिए, जो मैं कहता हूँ वो
आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको पता ना हो तो। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मतलब अगर कोई पूछे संविधान के जो निर्माता थे वो क्या चाहते थे, तो कैसे पता चलेगा? तो हमें प्रियम्बल या प्रस्तावना या उद्देशिका देखकर पता चलेगा कि उस समय के लोग, संविधान सभा के लोग थे, वो क्या चाहते थे। तो क्या देख के पता चलेगा? उद्देशिका देख के पता चलेगा। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार पर हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित हुई है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडेक्स नहीं होता, जैसे अभी आप कोई बुक पढ़ने चाहें तो पहले इंडेक्स ही देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, या उससे पहले आमुख होता है या कोई लेखक ने एक पेज पे अपनी बातें लिख रखी होती हैं कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं सार में, तो वो आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ उस बुक का लेखक किस विचारधारा का है, उस बुक का लेखक क्या बोल रहा है। ठीक है, बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यहाँ संविधान निर्माता क्या चाहते थे, कैसा देश होना चाहिए, कैसी संविधान होना चाहिए, तो उसको हम उद्देशिका को पढ़कर समझ सकते हैं। बात को उद्देशिका को ही कह सकते हैं विस्तारित किया गया है। तो यहाँ पे उद्देशिका के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं मूल अधिकार पे। मूल अधिकार के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4 ये चीज़ें पढ़ लेंगे, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कर्तव्य, मूल कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन हर साल ठीक ठाक मात्रा में आपको मिल जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन टॉपिक्स से। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो निजता का अधिकार क्या 15 में होगा, 16 में होगा, 19 में होगा या 21 में होगा? तो 21 में होगा। अनुच्छेद 2 बहुत पूछे गए हैं, एक अनुच्छेद 19 और एक अनुच्छेद 21। ये दोनों बहुत पूछे गए और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको बहुत ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। 21 में कि ये भी अधिकार होगा, सोने का अधिकार है आपका पर्यावरण से बचाव का अधिकार है, आपका ये अधिकार है वो। तो 21 में कई अधिकार रख रखे हैं, निजता का अधिकार भी हो गया, विवाह करने का अपने मन से अधिकार हो गया। तो 21 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक टेबल है, उस टेबल को आपको याद करके हर समय रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 के कौन सा केस है, केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और इसके महत्व का वर्णन करते हुए उल्लिखित किया कि निजता का अधिकार मौलिक एवं अविभाज्य है, या व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इससे संबंधित व्यक्ति उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के संदर्भ में सभी जानकारी शामिल है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में निजता का अधिकार भी संरक्षित किया गया है। 2017 में निर्णय आया था, क्वेश्चन 2024 में पूछा गया। तो कई बार थोड़ा लेट भी पूछा जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया के अभिप्राय क्या क्या है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, या विधि की निष्पक्ष प्रयुक्त, या विधि के समक्ष समता। तो ये जब क्वेश्चन आया था इसके बाद कई कोचिंग संस्थानों में मतभेद भी था, भाई ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, मतलब एग्जैक्ट किसी को नहीं पता था। फिर हम किस पे जाएंगे? जो आयोग ने आंसर दिया, आयोग ने ए आंसर दिया था, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया का मतलब क्या है? उसका मतलब है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरली जो न्याय होता है। पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर से आ सकता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा डीप कह सकते हैं, पूछा गया, डेप्थ में पूछा गया। एक तरफ आप देखते हैं बहुत क्वेश्चन आसान पूछते गए, यहाँ पर आप वो टेबल अगर रट लिए होंगे 20, 25, 30 उसमें तो हो जाएगा। एक तरफ आपको कॉन्सेप्चुअल पूछा गया, तो दोनों तरफ आसान सब चलता रहता है। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उद्देश्य प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेना सुनिश्चित करना है। इन्हें 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी? एक मूल यानी पर्याप्त है जो, और एक प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। मूल
पर्याप्त निष्पक्षता का तात्पर्य उस आवश्यकता से है जिससे प्रशासनिक निर्णय वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित हो और निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करें। दूसरी ओर प्रक्रियात्मक निष्पक्षता इस आवश्यकता को संदर्भित करती है कि पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्रशासनिक निर्णय लिए जाने चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से न्याय के सिद्धांत? आप इसको पॉज करके एक बार खुद भी देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर पॉज करिएगा और इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्चुअल आप भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा। क्या क्या है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत, जो आगे क्वेश्चन बन सकता है। पहला है सुने जाने का अधिकार, हमें सुनो। इस सिद्धांत का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उनके हितों को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब कोई ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जिससे आपकी जीवन में कोई उतार चढ़ाव आने वाले हैं, तो हम आपसे पहले पूछेंगे कि भाई बताओ ऐसा करना उचित रहेगा या नहीं। सुने जाने का, आपको भी सुना जाना चाहिए, ना कि राजाओं की तरह निर्णय सुना दो कि आज से फलाना 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 हो गया। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, क्या जनता में परेशानी होगी कि नहीं होगी, तो वो सब ना सोचकर एकदम फरमान जारी कर दो। जैसे कहते हैं ना, पहले फरमान जारी करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके लिए आप कर रहे हैं उससे सुनना भी चाहिए कि ऐसा उचित रहेगा कि नहीं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि लेने वाला निर्णय लेने से पहले सभी प्रासंगिक सबूतों और तर्कों पर विचार करें। जैसे अगर कृषि कानून आए थे, एग्रीकल्चर पे कृषि कानून आए थे, तो क्या होना चाहिए, उस पर पहले किसान भाइयों से विचार विमर्श करना चाहिए। उसे एक पोर्टल पे डाला जाना चाहिए। कई कानून पोर्टल पे डाले जाते हैं कि उस पर जनता के विचार लिए जाते हैं। कई के लिए संयुक्त कमेटियां बनाई जाती हैं, कई के लिए लोकसभा की कमेटी बनाई जाती है। तो उस पर विचार विमर्श होने के बाद फिर कोई कानून, कोई नियम, कोई उपनियम आते हैं, तो वह सही है। अगर आप बिना किसी से पूछे, अगर आप आम के क्षेत्र में कुछ, मैंगो इस समय चल रहा है, उसके क्षेत्र में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उस किसान से, उन किसानों से बात करनी होगी जो किसान मैंगो का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, कोई भी अपने स्वयं के मामलों में पक्षपाती नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इन्हीं से स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं और फिर हम कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए, हमें तो पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि वो यूपीएससी अपने ही जो व्याख्या है वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई भी अपने स्वयं के मामलों में पक्षपाती नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत का अर्थ है कि निर्णय लेने वाले को निष्पक्ष होना चाहिए और निर्णय के परिणाम में व्यक्तिगत स्वार्थ पर बल नहीं देना चाहिए। इस सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में ऐसे पूर्वाग्रह या हितों का टकराव नहीं हो जो उनके निर्णय को प्रभावित कर सके। ऐसा कई बार कहा जाता है कि अगर मान लो आप जज हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, जज हैं, और आपके सामने कोई केस आया है और उस केस में एक तरफ आपका कोई जान पहचान का है, भले ही दूर का जान पहचान का हो, दोस्त के दोस्त का दोस्त हो, बस आप उसे जानते हो कि चाहिए वो फलाने का दोस्त है, तब आप उस केस को ना लें और किसी और को कह दें कि भाई ये केस आप ले लो। या आपने सीनियर से बात करके आप कह सकते हैं कि भाई ये मैं नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं दूर से ही सही लेकिन मेरी थोड़ी बहुत तो जान पहचान है ही। तो कोई, क्योंकि अगर आप पूर्वाग्रही नहीं होंगे, अगर आप स्वार्थी नहीं भी होंगे, अगर आपने उसके पक्ष में डिसीजन नहीं दिया ना, तब भी लोग थोड़ा सा आपको देखेंगे कि भाई ये तो इनकी जान पहचान का था। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ से बचने के लिए आप वहाँ पर कह सकते हैं अपने सीनियर से कि भाई थोड़ा सा, सॉरी सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दुविधा में हूँ, आप ऐसा करिए, ये केस किसी और को हैंडल करने को दे दीजिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है। दूसरा है पक्षपात के विरुद्ध रहना। हालांकि इन सब पे थोड़ा और बातें हो सकती हैं, लेकिन ठीक है किसी और समय। पक्षपात के विरुद्ध रहना, इस सिद्धांत का अर्थ है कि निर्णय लेने वाले को निर्णय लेने वाले पक्ष के प्रति या उसके विरुद्ध पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि ये मेरे संबंधी हैं तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए, देखो मैं अपने जान पहचान वाले की तरफ नहीं रहता हूँ, इसलिए उसको पहले ही निकाल दो कि भाई तुझे तो निपटाना है क्योंकि मुझे अच्छा बनना है। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो किसी के लड़के की लड़ाई हो गई किसी से, तो पहले मम्मी पापा पूछेंगे ही नहीं क्या हुआ, अपने भाई लड़के के 2-4 थप्पड़ मार देंगे
बात को पूछेंगे बेटा हुआ क्या, बेटा कहेगा भाई मम्मी पापा दूसरे की दिक्कत थी, दूसरे ने मुझे मारा था, दूसरे की गलती थी, आपने तो मुझे ही लपेट दिया। क्यों? क्योंकि वो बनने के लिए कि देखो मैंने अपने बच्चे को संभाला है, अपने बच्चे को। तो ऐसा नहीं है, इसकी गलती नहीं थी तो भी आपने इसको पनिशमेंट दी खुद को बचाने के लिए, तो ये भी गलत है। न्याय का मतलब होता है न्याय, ये ना देखो कि आप किसके साथ में हो किसके विरुद्ध में हो। निर्णय लेने वाले निष्पक्ष तरीके से सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करें, ना कि कोई और। दूसरा है नैसर्गिक न्याय की एकमात्र आवश्यकता नहीं है। नैसर्गिक न्याय की एकमात्र आवश्यकता नहीं है मतलब इस सिद्धांत का अर्थ है प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए नैसर्गिक न्याय ही एकमात्र आवश्यकता नहीं है, प्रशासनिक निर्णय लेने में अन्य वैधानिक आवश्यकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब यही नहीं है कि सिर्फ नैसर्गिक की ही बात करो, और भी जो नियम कानून है उनका भी पालन करना चाहिए, ना कि सिर्फ नैसर्गिक न्याय की ही बात करो। तो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं, हमेशा नैसर्गिक न्याय ही ऊपर नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। नैसर्गिक न्याय से फिर से क्वेश्चन बन सकता है, ये मेरी गट्स फीलिंग बोल रही है, पता नहीं क्यों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक असुरक्षा से बचाए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक सुरक्षा से बचाए। दूसरा कह रहा है भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। नंबर 3 कह रहा है आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन से इनमें से सही है, कितने सही है? क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है? तो इसका आंसर होना चाहिए बी, केवल 2 सही है। कौन कौन से? पहला तो सही है, व्याख्या देख लेते हैं क्यों। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक असुरक्षा से बचाए। यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ठीक है, आंतरिक असुरक्षा दिया भी गया है, बाह्य आक्रमण दिया भी गया है संविधान में। दूसरा कह रहा था उदाहरण के लिए संविधान का अनुच्छेद 22(1) कानूनी परामर्श के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आपने 22(1) पढ़ा होगा। लेकिन 22(3) निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति से यह अधिकार छीन लेता है। इन प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने A.K. राय बनाम, ये आपको मेंस में बहुत काम आएंगे, जो ये सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन है, आपको नाम भी याद रहना चाहिए कौन सा था। A.K. राय बनाम भारत संघ था। इस मामले में यह फैसला सुनाया कि बंदियों को सलाहकार बोर्ड की सुनवाई में कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तीसरा क्या है? आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम के अनुसार 2002 हो चाहे 1987, दोनों आतंकवादी से संबंधित है। क्रमशः टाडा और फोटा के रूप में जाना जाता है, ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों को स्वीकार करने का प्रावधान किया था। लेकिन किसमें? जब आतंकवाद की बात होगी तो तभी ये गलत है, क्योंकि अधिकार दिया गया है। आतंकवादी थोड़ा सा हम लोगों के लिए अलग चीज़ हो जाती है, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते हैं जिन पर आतंकवादी का टैग लग चुका होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यह प्रावधान है कि पुलिस प्राधिकरण के समक्ष या पुलिस हिरासत के तहत की गई स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य। मतलब कई बार कहते हैं ना, पुलिस का सामने पुलिस अगर बहुत ज़्यादा कह रही है तो आप बोल दो कि हाँ मैंने किया है, और आप कोर्ट में जाकर मुकर जाओ। पुलिस के सामने जो आप कह रहे हैं माना नहीं जाएगा, यहाँ लिखा भी है। 1872 में यह प्रावधान है कि पुलिस प्राधिकरण के समक्ष या पुलिस हिरासत के तहत की गई स्वीकारोक्ति अस्वीकार है। और यह भी कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है बताओ, कि व्यक्ति को खुद अपना जुल्म कबूल करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मतलब कि खुद ही कबूल करो कि हाँ मैंने ही मारा है, आपको अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में है मूल अधिकार के, आप बताइएगा। 2021 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। भारत रत्न पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं।
दूसरा कह रहा है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा कह रहा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। कौन सा सही नहीं है, इसलिए मैं सर्किल करता हूँ। देखो यहाँ पूछा है सही नहीं है, कौन सा सही है ये पूछा है या सही नहीं है, दोनों में अंतर होता है। कई बार आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कराते हैं। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 तीनों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो पहली बात तो ये उपाधियां नहीं कहा गया है, ठीक है। दूसरा 1954 में एक बार निलंबित नहीं किए गए हैं, और तीसरा 5 भी नहीं है। क्यों, आओ देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 18 एक यह प्रावधान करता है कि राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा केस आप रटे रहिएगा, एक जगह पर लिख लीजिए। बालाजी राघवन मामले में 1995 में आया। दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं है। और वैसे भी अगर ये उपहार दिए जा रहे हैं, किसी को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ही है वह थोड़ा सा कदम ऊपर व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, तभी तो दिए जा रहे हैं। तो वहाँ पे असमानता जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा काम किया इसलिए दिया जा रहा है। अब हम ये कहें कि मैं और वो दोनों असमान हो गए, ये असमानता फैला रही है सरकार या कोई भी गवर्नमेंट, तो ऐसा थोड़ी है। वह उन्होंने सम्मानित हमने ही किया है, उन्होंने अच्छा काम किया तो सम्मानित किया, इसमें असमानता जैसी कोई बात नहीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार हुआ, एक 78-79 में और एक 93 से 97 में, कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए, उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो आप बताइएगा भारत रत्न किस वर्ष से किस वर्ष तक निलंबित हुए? भारत रत्न भी निलंबित हुए थे, किस वर्ष से किस वर्ष तक निलंबित हुए, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं तथा कथन 3 भी सही नहीं है। तो आपको समझ में आ गया गलती कहाँ है, लेकिन ये दोबारा भी स्टेटमेंट में चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। दूसरा कहा जाता है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। कौन सा इनमें से सही है? तो इसका बी सही होगा, केवल 2 सही है, पहला गलत है। पहला गलत है, 2 सही है। क्यों, आओ देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है, ना कि लॉकअप में, क्योंकि लॉकअप तो पुलिस के अंडर में है, कह सकते हैं। यदि मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। हाँ, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करे कि हाँ ये है वो है वो है वो है, तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जा सकता है। लेकिन यहीं पे आप बताओ, एक आतंकवादी है और वह बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, और उसने भी आधार प्रस्तुत कर दिए, क्योंकि आप जानते हैं आधार प्रस्तुत करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। जब आतंकवादी भारत के अंदर आकर इतना सब कर सकते हैं तो अधिकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं, मान लो आप। तो क्या मजिस्ट्रेट साहब उसको पैरोल दे देंगे? जबकि मजिस्ट्रेट को पता है कि ये बहुत खतरनाक आतंकवादी है, ये निकल जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसका एक गलत होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप अधिकार आधार प्रस्तुत कर दो तो हम पैरोल दे ही दें। हमारे विचार विमर्श के अंतर्गत आने के बाद चीज़ें पता चलेगी। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अपने नियम हैं। जेल किसके अंतर्गत आता था? पहले आता था राज्य के अंतर्गत, ठीक है। अब शायद समवर्ती सूची में आ गया है।
नहीं, अभी भी राज्य सूची में ही, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, अभी भी जेल जो है वो राज्य सूची का ही विषय है, तो उसके नियम अलग अलग हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ लेते हैं। भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। ठीक है, सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से इनकार कर सकता है। क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपने आधार प्रस्तुत कर दिया तो हमें लग रहा है कि सब कुछ सही है। हमें लग रहा है आपके बाहर जाने से हो सकता है कुछ और अफरा तफरी मच जाए, आपके बाहर जाने से आपको ही खतरा है, ऐसा भी तो हो सकता है, तब भी हम आपको पैरोल नहीं दे सकते। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल था, आप नहीं पढ़े हैं तब भी सही कर सकते थे, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में नहीं याद आता। मुझे भी पता है कि मैंने भी इतनी बार एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ कहानी अलग ही होती है, यहाँ कहना आसान है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 में कारागार, सुधारालय, पोस्टल संस्थाएं, उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। इससे स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागार से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? फिर से सुन लो। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार दे देता है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। क्यों? पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समता का अर्थ है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे, किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनियंत्रित विवेकाधिकार दे दे तो विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होगा, इसलिए नहीं दिया जा सकता है अनियंत्रित विवेकाधिकार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार? आओ, ये क्या लिखा है जरा देखो, क्या लिखा है? भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा? यहाँ क्या लिखा है? उसका आंसर क्या होना चाहिए? कॉपी पेस्ट सीधे, कहीं कुछ गलत नहीं, आंसर भी वही, क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही, रिपीट होते हैं ना। तो यूपीएससी रिपीट करती है, कई बार डायरेक्ट रिपीट करती है, कई बार स्टेटमेंट में, कई बार क्वेश्चन बदल के, कई बार क्वेश्चन को स्टेटमेंट, कई बार स्टेटमेंट को क्वेश्चन। और मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भी कराते हुए आपसे बोल रहा था लगातार कि देखो, मैं वहाँ भी दिखाता था कि देखो रिपीट हुआ। कितना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप भी जानते हैं, फिर भी लोग नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ जब मन ना करे कुछ पढ़ने का, यही प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, आराम से देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 अगस्त 2017 को ये कब पूछा गया? देखो 5 क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ईयर में? 2021 में। 2021 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे? मूल अधिकार से। 2021 मूल अधिकार से 5 क्वेश्चन, आप समझ सकते हो, मूल अधिकार से ही 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसको कहते हैं कुछ भी हो सकता है यूपीएससी में। और 2021 में पूछा गया, अभी 2024 में पूछ दिया गया, ज़्यादा देर भी नहीं, 3 साल बाद ही पूछा गया। 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने कहा, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत आएगा। ठीक है, आगे चलते 2020 का क्वेश्चन। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में
अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार, ये समता। तो ये आराम से सबको पता है, समता का अधिकार है, वहाँ समानता की बात की गई है, तो वहीं अस्पृश्यता को भी रखा गया है। आर्टिकल कौन सा है? 17। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियां हैं। समता का अधिकार 14 से 18 तक है, 17 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय हो। नेक्स्ट चलते हैं। मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार के अलावा और कहाँ अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है वो प्रतिबिंबित होती है? क्या उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मौलिक कर्तव्य में? तो तीनों में ही निर्देशित होती है। ठीक है, सही उत्तर चुनना था। तो तीनों में हमें निर्देशित होती है, उद्देशिका में भी, राज्य नीति निर्देशक तत्व में भी, मौलिक अधिकार में भी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करती है। साथ ही यह भी निर्धारित करती है प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उनके सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे कि ये बताए थे हमने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता की भी घोषणा की गई है। नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में भी सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से है। कल्याणकारी राज्य की मांग निर्धारित करता है। दायित्व अधिकार सबकी बात हुई है, मानवाधिकार की बात हुई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में भी मानवाधिकार घोषणा की बात हुई है, सामुदायिक दायित्व की बात हुई है, व्यक्तिगत विकास की बात हुई है, भाईचारे की विकास की बात हुई है, सब में है। 2019 पूछ लेते हैं। फिर देखो वैसे जो मैंने बोला था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो मैंने बोला था ना, 21 बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। यूपीएससी में भी डायरेक्ट इतना आसान क्वेश्चन लो, एक लाइन में हो गया। 19 21 दोनों महत्वपूर्ण है। कौन सा वाद था? हादियावाद में निर्णय दिया था। ठीक है, हादियावाद, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये जो आप मेंस में लिखेंगे ना, वहाँ मेंस में जो आपका सोसाइटी में भी आप लिख सकते हैं। तो जो 18 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निजता के अधिकार। फिर देखो निजता का अधिकार, एक ही पे 3 क्वेश्चन आ गए 2017 से अभी तक, क्योंकि 2017 में डिसीजन आया था। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24। अब आप बताओ, आप क्या कहोगे? 2018, 2021, 2024 सेम क्वेश्चन, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो मैंने पता ही दिया है, इसमें और कुछ तो इतना पता है नहीं, लेकिन इसमें पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। यस। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक, मूल अधिकार। ठीक है। 19-22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक पर निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, संघ या समिति बनाने का अधिकार है, सर्वत्र अबाध संचरण का भी अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अगस्त 2017 में ये फैसला सुनाया था। ठीक है, निजता मनुष्य की गरिमा का। ठीक है, और ये भी है कि व्यक्तिगत रुझान को और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह करने के फैसला, बच्चे पैदा करने का निर्णय भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो अनुच्छेद 19 है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित है, आप उसको ढंग से पढ़िएगा। 2017 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। क्या राज्य के दावे होंगे? नागरिकों के विरुद्ध अधिकार है? नहीं भाई,
क्या अधिकार भी विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है? क्या विशेषाधिकार हैं? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार के नहीं, कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार थोड़ी है, सभी नागरिकों के विशेषाधिकार। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध थोड़ी है, वो भी अधिकांश लोगों के विरुद्ध होंगे, कुछ के विरुद्ध हैं कुछ के विरुद्ध नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है। इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालय या प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता ले सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य दोनों है हमारे पास, हम अधिकार की बात करते रहते, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, दोनों करना चाहिए ना। अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। अधिकार व्यक्तिगत है, समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र हैं। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण। तो इसका ए आंसर होना चाहिए। सबको पता है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों सहसंबंधित है, दोनों की वजह से ही फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी अगर दोनों हैं तभी देश बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक है तो नागरिकों को अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जब वो पॉलीथीन ले रहे हों दुकान पर तो उनको याद आया कि भाई हमारा नागरिक कर्तव्य भी है कुछ। ठीक है, भारतीय परंपरा में ये अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं। भारतीय संविधान में यदि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को परिवर्तनीय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूर का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या अस्पृश्यता शोषण के विरुद्ध के अधिकार में है? नहीं, अस्पृश्यता नहीं है। तो दूसरा ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि अस्पृश्यता किसमें? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 किस में आता है? समानता के अधिकार में। अभी ऊपर देख कर आए तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली अस्पृश्यता का उन्मूलन से ही क्वेश्चन है। अगर आपको वह पता है तो आप आराम से आंसर 1 और 4 पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं। पढ़ लेते। सी क्या था? अल्पसंख्यकों। तो अल्पसंख्यक का भी शोषण से कोई लेना देना नहीं है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार में 2 चीजें आती हैं, मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी। दूसरा है कारखानों खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। शोषण का विरुद्ध 23-24 है, मानव देह व्यापार, बलात्कार निषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन के निषिद्ध। इतना शामिल है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगली बार हम मूल कर्तव्य और टीपीएसपी पढ़ेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि कैसा लग रहा है सेशन, वैसे ही हम आगे बढ़ें। कुछ सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो पीछे के वीडियो हैं वो हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बढ़िया बने हैं, एक बार आप जाइए देख कर आइए, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।